नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर के ख़याम चौक में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। एक सलून में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। एक अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। श्रीनगर से ये बड़ी खबर है। श्रीनगर के ख़याम चौक में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। एक सलून में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो है ये श्रीनगर ख़याम चौक की है, जहां पर एक सलून में आग लग गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फायर ब्रिगेड अमला जो है आग बुझाने में मसरूफ है। आग पर काबू पाने में कोशिशें लगातार जारी है फायर ब्रिगेड अमले की। तस्वीरें आपके सामने ख़याम चौक की है, जहां पर एक सलून में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड का अमला पूरी कोशिश कर रहा है कि आग पर काबू पाया जा सके। आग की वजूहात का अभी पता नहीं चला है, पर कोशिशें लगातार की जा रही है कि सलून में जो आग लगी है उस पर काबू पाया जा सके। ख़याम चौक क्योंकि काफ़ी गुंजान आबादी वाला इलाका है, तो कोशिश यही है कि आग ज़्यादा न बढ़े। उस पर काबू पाने की कोशिश फायर ब्रिगेड अमला लगातार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने रामपुर में समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली में शिरकत की और योगी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते ही लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे मुल्क में जमहूरियत की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। वाज़ेह है कि समाजवादी पार्टी आज़म खान की हिमायत में साइकिल रैली निकाल रही है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग हमला कराएंगे। कोविड में दर्ज हुए, एनआरसी में दर्ज हुए, एनआरसी में हुए, सीए में हुए, सब पे मुकदमे हैं। और पत्रकार साथी अगर सच दिखा दे तो पत्रकारों पे भी हो रहे हैं। और तभी दुनिया में लोकतंत्र की सबसे ज्यादा गिरावट का अगर कहीं आंकड़ा आया तो भारत का आया है। आप कुछ सच नहीं बोल सकते, सच बोलोगे जेल भेज दिए जाओगे। वो ऐसी क्या बात थी, किसका दबाव था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया? वो जानते थे कि रामपुर में साइकिल चलेगी, रामपुर से खराब मैसेज जाए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहाँ से खराब मैसेज जाए, इसलिए जानबूझ करके साजिश रची है। क्या आप बंगाल में नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो मुख्यमंत्री ना बन जाए, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता बनाएगी मुख्यमंत्री उन्हें। रामपुर का इसलिए ज़रूरी है कि सबसे ज्यादा अन्याय रामपुर में हो रहा है समाजवादी कार्यकर्ताओं। आदरणीय आजम खान साहब उनके तमाम सहयोगी साथियों पे न जाने कितने झूठे मुकदमे लगे और वो आज हमारे बीच नहीं है। कहीं न कहीं प्रशासन ने फंसाया है और सरकार के इशारे पर तमाम झूठे मुकदमे लगे हैं। हमें न्यायपालिका पे भरोसा है कि न्यायपालिका से आदरणीय आजम खान साहब उनके साथी। यूपी में योगी हुकूमत की इन्हदामी कार्रवाई में मुस्लिम समाज के सरकर्दा अफराद को निशाना बनाए जाने से लोगों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है। इससे पहले योगी हुकूमत ने माफियाओं और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन अब इस कार्रवाई ने मुस्लिम दानिश्वरों और मुअज़्ज़ज़ अफराद को भी अपनी जद में ले लिया है। यूँ तो योगी हुकूमत की इन्हदामी कार्रवाई रियासत भर में जारी है, लेकिन ख़ास तौर पर मशरक़ी यूपी में बड़े पैमाने पर लोगों के मकानात मुनहदम किए जा रहे हैं। सिर्फ इलाहाबाद में अब तक 57 से ज़्यादा मकानात को मुनहदम किया जा चुका है। मुनहदम किए गए मकानात में बेशतर मकानात मुसलमानों के हैं। इस ज़मन में मशहूर तरक्की पसंद अदीब प्रोफेसर अली अहमद फातमी और शायर वाकिफ़ अंसारी का मकान गुज़िश्ता 8 मार्च को मुनहदम कर दिया गया। मकामी इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया है कि जिस ज़मीन पर प्रोफेसर फातमी का मकान बना था वो ज़मीन साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद के कब्ज़े में थी। योगी हुकूमत की इस इन्हदामी कार्रवाई को कानूनदा और मिली तंजीमों ने गैर कानूनी और आईनी उसूलों के खिलाफ वर्जी का करार दिया है। ये डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है, ये तो मैं समझता हूँ शायद ये एक डिक्टेटरशिप इसको कह दिया जाए, क्योंकि मेरे संविधान में या हिंदुस्तान के किसी कानून में ऐसा नहीं है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी वजह से डिमोलिश कर सकें। अगर किसी भी बिल्डिंग को जिस तरह जो इल्ज़ामात लगा के ये चाहे वो मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी को या अतीक अहमद की प्रॉपर्टी हो या अशरफ या उनके ससुराल या उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी हो या उनके करीबियों का नाम देकर उनकी प्रॉपर्टी, हालांकि उनके जो मुखालिफ हैं उनको भी उनका करीबी बनाकर उनकी भी प्रॉपर्टी डिमोलिश की जा रही है, ये किसी कानून के तहत नहीं है। शहर में जाने माने चेहरे थे, उनका मकान तोड़ा जाना
तकलीफदेह का मामला है। और जिस तरह से क्रिमिनल लोगों का मकान तोड़ा जा रहा था, उसी की तरह फातमी साहब का भी मकान तोड़ दिया गया। इससे इलाहाबाद शहर के तमाम इंटेलेक्चुअल क्लास में एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और हम लोग ये चाहते हैं कि अली फातमी साहब का मकान जो बिना नोटिस दिए, बिना जानकारी दिए तोड़ दिया गया एक दिन की नोटिस पर। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के एक प्रोग्राम में सहाफियों के साथ की गई बदसलूकी पर आज अलीगढ़ प्रेस क्लब के जिम्मेदारान ने एक अर्जदाश्त गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम जिला इंतजामिया को सुपुर्द की, जिसमें गुज़िश्ता रोज सहाफियों के साथ की गई मारपीट की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। प्रेस क्लब अलीगढ़ के सदर प्रदीप और सेक्रेटरी आरपी शर्मा की क़यादत में दी गई अर्जदाश्त में मुतालबा किया गया है कि पूरे मामले की जांच कराकर जख्मी सहाफियों को मुआवजा दिया जाए और जो लोग इसके लिए कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पत्रकारों को बुलाया जाता है एक बड़ी पार्टी के नेताओं के द्वारा, और उसके मुखिया भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पत्रकारों के साथ जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने मिसबिहेव किया, उनके साथ मारपीट की। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने पत्रकारों के साथ मारपीट किया, दुर्व्यवहार किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उस घटना को लेकर प्रेस क्लब अलीगढ़ पर अध्यक्ष प्रदीप सारस्वत जी के निर्देशन में RP शर्मा महामंत्री सहित सभी पत्रकार साथियों ने ACM 2 रंजीत सिंह जी को ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल के नाम, जिसमें मांग की गई है कि घटना में घायल हुए पत्रकारों की इलाज की समुचित व्यवस्था के साथ साथ उनको मुआवजा दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम के दौरान जो पत्रकारों के साथ घटना घटित हुई है, उसके संबंध में यहाँ पत्रकार कल्याण समिति अर्थात प्रेस क्लब अलीगढ़ के लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने मुख्यतः मांग की है कि जो पत्रकार उसमें घायल हुए हैं उनके उपचार की व्यवस्था हो। जिला पंचायत इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई और उम्मीदवार टिकट का भी मुतालबा करने लगे हैं। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सीनियर तलबा लीडर और रिसर्च स्कॉलर कुंवर मोहम्मद अहमद ने अलीगढ़ जिला पंचायत के वार्ड नंबर 11 से समाजवादी पार्टी के टिकट की दावेदारी पेश की है। तलबा लीडर आज अपने सैकड़ों हामियों के साथ समाजवादी पार्टी के जिला दफ्तर पर पहुंचे। जिला सदर गिरीश यादव से मुलाकात करके अपनी दावेदारी पेश की। सहाफियों से बात करते हुए कुंवर मोहम्मद अहमद ने कहा कि वो एक तालीम याफ्ता नौजवान है, AMU से रिसर्च कर रहे हैं। उनके इलाके के लोगों ने उन पर भरोसा करते हुए इलाके की तरक्की के लिए उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया, मुझसे कहा कि आप समाजवादी से हमारे बीच में इलेक्शन लड़ने के लिए आइए, जिला पंचायत का नॉमिनेशन करिए। हम आपको जिला पंचायत में देखना चाहते हैं ताकि हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का विकास हो। और जिस तरह से आपने तालीम हासिल करके जो है समाज का नाम रोशन किया है, हमारी कौम भी जो है, क्योंकि सबसे कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हमारी कौम एजुकेशन में बहुत पीछे है, हमारे लोग बहुत एजुकेशन में पीछे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर। मार्च के शुरुआती दिनों से ही सख्त गर्मी से आज अलीगढ़ में अचानक मौसम तब्दील हुआ और बारिश होने लगी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं किसान परेशान हो गए हैं। किसानों का कहना है कि आलू की खुदाई चल रही है, गेहूं भी तैयार है। ऐसे में बेमौसम बारिश दोनों ही फसलों के लिए नुकसानदेह है। आज की बारिश को फसल पे मिला जुला असर पड़ेगा। जो अगेती फसल है उसके लिए नुकसानदायक है और पीछे फसल है उसके लिए लाभदायक है। और जो आलू इस समय खेतों में खुदा हुआ है उसके लिए नुकसानदायक है, और जिसका भंडारण हो गया उससे कोई उस पर और थोड़ा जो है लहटा, जो इस समय लहटे पर असर पड़ेगा क्योंकि लहटा पक गया है फसल, और इस बारिश में उसको जो है टूट फूट के खेत में ही नष्ट होने का संभावना बनी रहती है। बारिश से मौसम तो अच्छा हुआ है, जैसे कि गर्मी हो रही थी फरवरी के महीने में, मार्च में इतनी गर्मी जो फसल को नुकसान हो रहा था गर्मी से, चैपा वगैरह आने का बहुत डर था, माहू चैपा ये बहुत हो जाता है गेहूं में। और गेहूं एकदम बिल्कुल अभी होली में आग भी नहीं लगी, होली भी नहीं आई, और इतनी गर्मी हो जाना गेहूं की फसल के लिए अच्छा नहीं था, ना आलू की फसल के लिए अच्छा था, क्योंकि आलू बिल्कुल खुद रहा है, खेतों में पड़ा है, अगर गर्म होकर आलू जाएगा। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। कहते हैं एक से भले दो और दो से भले तीन का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार,
टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले। डालते हैं सुर्खियों पर। पटना के राजेंद्र नगर में कॉरपोरेशन की गाड़ी से कुचलकर बच्चे की मौत। नाराज लोगों ने किया हंगामा, गाड़ियों की जमकर तोड़फोड़। सिवान में गुस्से में आया हाथी, झांकी के दौरान डीजे ट्रैक्टर ट्रॉली को पलटा। महावत ने सूझबूझ के साथ हाथी पर पाया काबू। हाजपुर के पुलिस लाइन में जमकर लगे ठुमके। न्यूज 18 पर खबर के बाद हरकत में आया इंतजामिया। एसपी ने एसडीपीओ को दिया जांच का हुक्म। नालंदा में 15 लाख रुपए की शराब के साथ स्मगलरों को किया गया गिरफ्तार। झारखंड से लाई जा रही थी शराब की खेप। पटना के राजेंद्र नगर के महाली पकड़ी के पास कॉरपोरेशन की गाड़ी ने एक बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। नाराज लोगों ने हंगामा किया, गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई और सड़क पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने काफी मशक्कतों के बाद हंगामे पर काबू पाया। पुलिस की एक टीम को मौके पर तैनात किया गया है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पड्डे यहाँ से कूड़ा उठाता था और उसको क्या किया कि मतलब चढ़ा कर इतना स्पीड में भागा, सारा आदमी पे चढ़ा देता, गाड़ी हम पे भी चढ़ जाता। लेकिन हम ये हो गए, टेम्पो स्टैंड लेके गया है, नगर निगम ऑफिस के पास हम लोग गए। वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारा मतलब वहाँ पे माहौल गर्म हो गया था। कर्मचारियों ने सब बंद हो गया, सब बंद हो गया, सारा कर्मचारी भाग गया, गाड़ी वहीं पे छुपा गया। लड़का जो आदमी है उसका चेहरा पूरा मोहल्ला जानता है, पड्डे यहाँ से कूड़ा उठाता है। वो नहीं पकड़ा गया, भाग गया। वो नहीं, वो भाग गया। ऑफिस का एक आदमी नहीं है। जानते हैं आप उसको? सारा आदमी जानता है, पड्डे यहाँ से कूड़ा उठाता है। आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं? मांग हम लोग का कुछ नहीं है। मांग हम लोग का यही है कि जिसका जो ये हुआ है उसके गिरफ्तारी, और प्लस में कि नहीं तो हम लोग पूरा सब दिन के लिए ये रोड जाम रहेगा। आज आरएलएसपी के कुछ लीडरान आज आरजेडी में शामिल हुए। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरएलएसपी लीडरान ने आरजेडी की रुकनीत हासिल की। वहीं आरएलएसपी लीडरों के
आरजेडी में शमूलियत के बाद सियासी गलियारों में चिमागोइयां जारी है। सियासी मुबस्सिरीन ने दल बदल को बेमानी बताया है। वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी, कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, राष्ट्र कमेटी के सदस्य, जिला के उनकी यूनिट, सभी लोग जो हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि राष्ट्र अध्यक्ष जो उनके उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनको इन्होंने बाहर करके पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल में विलय करने का काम किया है। आज से पंचायत नुमाइंदों के लिए खुसूसी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है। पटना के 168 वैक्सीन मराकज पर पंचायत नुमाइंदों को वैक्सीन डोज देने के खास इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान सिर्फ उन्हीं नुमाइंदों को टीका लगाया जाएगा जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है या 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग संगीन मर्ज में मुब्तला है। पटना के फुलवारी शरीफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टीकाकारी के खास इंतजाम किए गए हैं। तमाम इंतजाम का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। कोरोना वैक्सीनेशन जारी है और आज से खास तौर पर पंचायत प्रतिनिधियों को टीका लगे, इसके लिए खास अभियान चलाया जा रहा है और 168 केंद्रों पर, पटना में खास तौर पर 168 केंद्र हैं जहां पर ये सुविधा दी जाएगी, जहां पंचायत प्रतिनिधि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या फिर जो 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं और उन्हें कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसे लोगों को आज से टीका दिया जाएगा। और खास तौर पर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए विशेष पहल शुरू की गई है ताकि वो आकर टीका लगवा सकें। सर, क्या तैयारी है पंचायत प्रतिनिधियों के लिए? आज से विशेष ड्राइव चल रहा है। जी, ये परसों वीडियो साहब के साथ बैठक हुई थी पंचायत प्रतिनिधियों के, उनको बता दिया गया है कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों का टीकाकरण किया जाना है। साथ ही वो अपने साथ अन्य लोग जो हैं 60 से ऊपर या 45 से ऊपर बीमारी वाले, उनको लेके आएंगे और उन लोगों को विशेष अभियान के तहत टीकाकरण करवाएंगे। पंचायत प्रतिनिधि आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं? संपर्क कर रहे हैं। हाँ, सुबह से कई लोगों ने फोन से संपर्क किया है कि कब आवे, क्या क्या करना है, जानकारी मांग रहे हैं। मुखिया जी लोगों से बात हुई है। तो बिल्कुल ये विशेष अभियान है पंचायत प्रतिनिधियों के लिए। हालांकि ऐसे भी 60 वर्ष से अधिक के आयु वाले जितने भी लोग हैं उन्हें उनका टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आज से एक नई पहल की शुरुआत हुई है जिसमें जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। कोरोना के बढ़ते मामलों से मुल्क में एक बार फिर बेचैनी का माहौल पैदा हो गया है, जिसके बाद मुंबई और दीगर रियासतों से बिहार आने वाले मुसाफिरों की जांच की जा रही है। मुंबई से आने वाले मुसाफिरों की जांच पड़ताल के बाद उन्हें सख्ती से कोरोना गाइडलाइन पर अमलावरी के लिए कहा जा रहा है। यही नहीं, स्टेशनों पर कोरोना वायरस से बचने के लिए रेलवे मुसलसल ऐलानात भी कर रहा है। पटना जंक्शन का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। किस तरीके से रेलवे प्रशासन सजग हुई है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसे वो लोगों को समझा रही है। मानते हैं कि कई लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। क्या इसको ध्यान में रखा गया कि मुंबई से जो ट्रेनें आ रही है जहां तक संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, तो क्या लोगों को और बताया जा रहा है, ये किया जा रहा है रेलवे की तरफ से? हम लोग इसका प्रॉपर अनाउंसमेंट कर रहे हैं टाइम टू टाइम और वीडियो द्वारा ही डिस्प्ले में दिखा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मास्क लगाने का हिदायत भी मास्क लगाने का हिदायत भी दे रहे हैं। हमारे जितने भी टिकट चेकिंग स्टाफ कार्यरत हैं, आरपीएफ स्टाफ हैं, जीआरपीएफ स्टाफ हैं, जो मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं उनको बार बार समय समय पर जो है हिदायत दे रहे हैं कि मास्क। महाराष्ट्र में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, कुछ दूसरे हिस्सों में होली का समय है, क्या इसी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि ज्यादा लोग आ रहे हैं वहां से तो संक्रमण फैल सकता है? एकदम महाराष्ट्र में बहुत गंभीर तरीके से फैल रहा है। वहाँ से मैक्सिमम हमारे बिहार के लोग वहीं रहते हैं, जिन इससे जो है संक्रमण फैलने के आशंका ज़्यादा है होली को लेकर, जिसके कारण हम लोग और सजग रूप से इसका निर्वहन कर रहे हैं। सर, शिव कल्याण जी हैं रेलवे के अधिकारी और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से संक्रमण न फैले इसके लिए सजगता जरूरी है। और जो लोग यहाँ पे पैसेंजर हैं वो लगातार जो आ रहे हैं उनको हिदायत ये दी जा रही है कि आप मास्क लगाएं, और जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको मास्क लगाया जा रहा है, बल्कि जो उनकी जांच भी की जा रही है, कोविड की जो थर्मो स्कैन है वो किया जा रहा है। यानी ये सब कुछ इसलिए चल रहा है कि बिहार में संक्रमण फिर से दोबारा ना हो कोविड का, और महाराष्ट्र से या दूसरे हिस्से से लोग जो आ रहे हैं उनको एक तरीके से परीक्षण किया जा रहा है। अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना।
बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने गर्मियों से कबल पटना की आवाम को राहत दी है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए पटना में रोजाना सफर करने वालों को अब कम से कम 10 रुपये किराया अदा करना होगा। ये किराया इससे कबल 20 रुपये था। न्यूज 18 से बात करते हुए ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर श्याम किशोर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मीटिंग के बाद किराया 20 रुपये से कम करके 10 रुपये किया गया है। पटना एयरपोर्ट से बांकीपुर बेली रोड सभी रूट पर सफर करने वालों को राहत मिलेगी। फिलहाल बिहार में 17 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और बाकी 8 बसों को भी जल्द ही खिदमत में लिया जाएगा। की शुरुआत होते ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है और इलेक्ट्रिक बसों का किराया कम कर दिया गया है। सीधे बात करेंगे पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर हमारे साथ हैं। सर, अभी क्या सब सुविधाएं बढ़ाई जा रही है और किराया कितना कम किया गया है? अभी तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक बसें 25 आनी थी उसमें हम लोग के पास 17 बस आ गई है और शेष 8 बसें भी बहुत जल्द आ जाएगी। तो गर्मी की शुरुआत को देखते हुए हम लोग पहले इलेक्ट्रिक बसों का किराया की हम लोगों ने समीक्षा की है। आज ही बैठक हुई है और बहुत जल्द इसमें निर्णय हम लोग लेंगे कि पटना में जो बसें हैं तो उसमें जो लोकल यात्री हैं उन लोगों को सुविधा देंगे। जो 20 रुपया न्यूनतम किराया था उसको हम लोग 10 रुपया करने का निर्णय ले चुके हैं, ताकि जो हमारे लोकल पैसेंजर्स हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको इस गर्मी में भी बीएसआरटीसी की एसी बसों में यात्रा करने में सुविधा होगी। शेष हमारी 8 बसें भी बहुत जल्द आ जाएगी, तो कुल 25 बसें परिचालित होंगी। यात्रियों का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। राजगीर और पटना वाले में, फिर मुजफ्फरपुर वाले में भी। जी, ये जो किराया कम किया गया है इलेक्ट्रिक बसों का हुआ है या बाकी और बसों का? नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों का। ऐसा इसलिए हम लोगों ने किया है कि लोकल बसों में मुझको लगा या कमेटी का ये ऑब्जर्वेशन था कि 20 रुपया जो न्यूनतम रखा गया ना उसको 10 रुपया कर दिया जाए, तो फिर इससे बहुत राहत मिलेगी लोकल पैसेंजर्स को। जी, लोकल मतलब किन किन रूटों के लिए है? जैसे हवाई अड्डा से हम लोग स्टेशन होते हुए बांकीपुर के लिए जो भेजेंगे, या बांकीपुर से बेली रोड होते हुए जो हवाई अड्डा तक जाएगी। हमारी 2 बसें अभी हवाई अड्डा पर चल रही है। 4 बसें जिसका नंबर है 111A वो बेली रोड पे चल रही है, वो बांकीपुर से जाती है और दानापुर तक जाती है जी। और 2 बस अभी मेरी चल रही थी मुजफ्फरपुर और राजगीर के लिए, उसको भी हम लोग बढ़ाएंगे। दोनों जगह चार्जिंग मशीन बन गया है और यात्रियों का अच्छा रिस्पांस देखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे उत्तर बिहार में चाहे वो समस्तीपुर हो, सीतामढ़ी हो, तो एयर की सवारी फ्लाइट की जो भी यात्रा करते हैं उन लोगों को जाने के लिए बहुत अच्छा हो गया कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, समस्तीपुर जाने वाले लोगों के लिए भी। कुल तो प्रशासक श्याम किशोर जानकारी दे रहे थे कि इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो गई है, ऐसे में जो यात्री हैं उन पर कोई दबाव नहीं पड़े। इसको लेकर गर्मी की शुरुआत होते ही राजधानी पटना में लोकल सर्विस में यात्री किराया में काफी कमी की गई है, यानी अब 20 की जगह जो न्यूनतम किराया है 10 रुपये ही देने पड़ेंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। नालंदा में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की। पुलिस ने एक ट्रक से 146 कार्टन गैर मुल्की शराब बरामद किया है। जब्त की गई शराब की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 3 स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया, हालांकि कुछ स्मगलर्स फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस को चकमा देने के लिए पुराने फर्नीचर को नई पैकिंग कर उसमें शराब की खेप झारखंड से लाई जा रही थी। मौजूद हैं नालंदा जिले के बिहार मंडल क्षेत्र के सारे थाना में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पंचायत चुनाव और ख़ास करके होली को लेकर किस तरह से शराब माफिया नए नए तकनीक से शराब का खेप यहाँ लाने का काम कर रहे हैं। और ये बता दें कि ये खेप कल रात को ही झारखंड से लेकर सारे के भिखनी बिघा गांव पहुँचे थे, जहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जो कड़ो खाने हैं, वो जो फर्नीचर है, फ्रिज है, इसी के सहारे करीब 146 कार्टन जो विदेशी शराब है यहाँ लाने का काम किया गया है। देख सकते हैं किस तरह से सारे फर्नीचर, जो जितने पुराने फर्नीचर हैं, जो उसी के सहारे लाया गया है शराब। और ये भारी मात्रा में शराब लाया है। लगभग इसका रेट करीब बता दे तो 15 लाख की जो है सामान लाई गई है। मौके वारदात से 3 जो इसके तस्कर हैं इसकी गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोग अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब हुए थे, लेकिन उनको भी चिन्हित हम लोगों ने किया है। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। और टोटल 146 कार्टून शराब है, जो 1300 समथिंग लीटर जो विदेशी शराब है अलग अलग ब्रांड के। जितने भी शराब माफिया हैं उनकी सारी संपत्ति को भी जब्त करने के लिए हम लोग कार्रवाई करने के लिए इसमें शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो ट्रक जब्त की गई उसका भी नीलामी करने के काम करेंगे।
नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। छपरा में मुल्क के सबसे लंबे डबल डेकर पुल की तामीर से बेघर होने वाले खानदान के अफराद और दुकानदारों ने आज एहतजाज किया। इस पुल की तामीर से लगभग 291 दुकानदार और खानदान मुतासिर हो रहे हैं। वहीं नामालूम वजूहात के सबब बेघर अफराद को अब तक मुआवजा भी अदा नहीं किया गया। इस मामले को लेकर मुतासरीन हाई कोर्ट भी गए, जहां हाई कोर्ट ने फिलहाल इन दुकानदारों के मकान को तोड़ने पर रोक लगाई है, जबकि मुतासिर दुकानदारों ने मुआवजे के लिए बड़े पैमाने पर तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। छपरा में बनने वाले देश के सबसे लंबे डबल डेकर पुल का विरोध शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये वो व्यवसायी है जो इस पुल के कारण विस्थापित हो रहे हैं। जो लोग हाई कोर्ट में नगर विकास मंत्री, जो पूर्व में नगर विकास मंत्री छपरा में रहे हैं, वो खुद भी यहाँ पे मौजूद है। किस तरह का विरोध है लोगों का, क्यों विरोध करने के लिए? इन लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसी का विरोध है। किस तरह से सरकार मनमानी कर रही है? सरकार मनमानी अपने मन से कर रही है। सैकड़ों वर्षों पहले से रजिस्ट्री होना हिटलर शाही के रूप में उस सरकार काम कर रही है। आप लोग हाई कोर्ट भी गए हैं, क्या किस तरह की राहत मिली? हाई कोर्ट में अभी नहीं निर्णय आया है। हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है तत्काल। निश्चित रूप से विकास होना चाहिए, लेकिन किसी के बेरोजगारी, किसी को रोजगार छीन के, किसी को बेदखल करके, घर से बेदखल करके ये विकास संभव नहीं है, असंभव है। सरकार जिस तरह से काम कर रही है और जिले में जिस तरह से प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। राज्य सरकार पुल बनावे उसके लिए विरोध नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने जो हमारी भूमि अधिग्रहण किया है उसका उचित मुआवजा नहीं दे रहा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। पापा आजकल आप पढ़ाई को लेके कुछ पूछते ही नहीं। क्योंकि अब तुम बदल गई हो।